देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसके पीछे स्वर्गीय अटल जी का ये सपना कि डेफिसिट बेसिन से सरप्लस बेसिन्स में पानी ले जाया जाना चाहिए, नदियों को जोड़ा जाना चाहिए, ये परिकल्पना थी। उस परिकल्पना के तहत जो देश भर में इस तरह के पोटेंशियल लिंक्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जहां पानी की बहुलता से लेकर के हम पानी की न्यूनता तक जा सकते हैं, पानी ले जा सकते हैं। उसमें से एक लिंक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल का पीकेसी लिंक था। क्योंकि लिंक पे दोनों ही प्रदेशों की सहमति नहीं थी, वायबिलिटी नहीं मानी गई, इसके चलते उसे शेल्फ कर दिया गया, उस पर आगे के काम रद्द कर दिया गया। विगत राजस्थान सरकार आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में उसे वापस जीवित किया। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का जो समझौता है, उस समझौते को लेकर के राजस्थान ने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, उसकी डीपीआर बनाई। डीपीआर भारत सरकार की संस्था वेबकॉस ने बनाई। डीपीआर जो बनी उसमें एक टेक्निकल फ्लॉ था। उस टेक्निकल फ्लॉ के चलते उस डीपीआर को तत्कालीन सरकार के समय ही 2018 में चुनाव से पहले ही भारत सरकार के सेंट्रल वाटर कमीशन ने वापस राजस्थान की सरकार को उसको रीडिज़ाइन करने के लिए भेज दिया था। जिस विषय को पहले ही, क्योंकि देश भर के नियम कानून बंद जो जिस तरह के उपबंध बने उसके दृष्टिकोण से ही काम हो सकता है, राजस्थान की सरकार ने बार बार चिट्ठियां लिख करके कि हमें उसी फॉर्मेट में इसे अप्रूव करके नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करें, जो कि संभव नहीं था, उसके लिए आग्रह किया। हमने बार बार मीटिंग्स में राजस्थान के माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया, आप आएँ, बैठें, इस पर चर्चा करें। अधिकारियों के स्तर पर अनेक बार चर्चा हुई। अभी सभी अधिकारियों ने जो प्रस्ताव था उससे सहमति भी जताई, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार पानी के लाने के बजाय राजनीति करने के प्रयास करती है और हर एक काम राजनीति से प्रेरित होता है। 13 जिलों के सूखे कंठों पर राजस्थान की सरकार 3.5 साल तक राजनीति करती रही, एक कदम भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि जिस प्रस्ताव पे राजस्थान की वर्तमान सरकार काम करना चाहती है, उस प्रस्ताव का पहला विरोध मध्य प्रदेश की तरफ से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया था। उन्होंने चिट्ठी लिख करके राजस्थान की सरकार को भी आगाह किया था कि इस प्रोजेक्ट पर आगे न बढ़े, और भारत सरकार को भी संसूचित किया था कि आप इस दिशा में राजस्थान को रोकें। दाल गलती न देख करके अपनी इज्जत बचाने के लिए 10 जिलों के लोगों के साथ में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब और उनकी सरकार ने धोखा किया। एक नया लिंक बनाया गया, डिज़ाइन किया गया। शायद मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं देखा है। जो नवनेरा से पानी उठा करके गलवा में और वहाँ से बीसलपुर तक पानी लाया जाएगा, और उस बाजू में उसके लिए राजस्थान की परिसंपत्तियों को, इरिगेशन की परिसंपत्तियों को बेच करके हम पैसा जुटाएंगे, ऐसा मीडिया के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट से मुझे जानकारी हुई। लगभग 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय उसमें होने वाले हैं, लेकिन उसका लाभ सिर्फ इतना होगा कि उससे केवल 3 जिले, जयपुर शहर, अजमेर और टोंक, इन 3 जिले की कुछ स्कीम्स को पेयजल के लिए जो है सपोर्ट मिल सकेगा। बाकी शेष 10 जिले जिनके कंठों पर, जिनके सूखे कंठों पर, जिनके सूखे खेतों पर अशोक गहलोत साहब ने निरंतर राजनीति की, उनको इस ईआरसीपी से मरहूम कर देंगे। इससे आगे बढ़ करके भारत सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने इस दिशा में वापस सोचते हुए जो ओरिजिनल पीकेसी और ईआरसीपी, इन दोनों को कंबाइन करके हमने नदी जोड़ो परियोजना में इसे वापस विचार किया और इसका एक नया खाका बनाया। इसकी नई प्रस्तावना बना करके हमने, जिसमें ईआरसीपी के जितने बेनिफिट्स थे, 13 जिलों को पीने का पानी मिलना चाहिए, अगले 30 साल तक पानी की सुरक्षा मिले। 80,000 हेक्टेयर जमीन जो बांध और रिजर्वायर्स बने, जिनमें पानी की कमी के कारण से सिंचाई नहीं हो पाती, हमारे रामगढ़ जैसा बांध, कालक जैसा बांध, जहाँ मिट्टी उड़ रही है, रामचरण जी जिसकी हमेशा चिंता करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, उनमें जो है पानी भर के उनका स्टेबलाइजेशन किया जा सके और 2 लाख हेक्टेयर नई कमांड जो है इन 13 जिलों में सृजित की जा सके, जहाँ पॉसिबल है, जहाँ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। उसको लेकर के हमने एक नई परियोजना बनाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बिठा करके उनके सामने चर्चा की
मध्य प्रदेश ने सैद्धांतिक रूप से उस पर सहमति प्रदान की। उसे बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा के गाइडलाइन में बनी हुई कमेटी से अनुमोदन कराया। एपेक्स कमेटी से अनुमोदन करा करके उस जो है प्रस्तावित लिंक को नदी जोड़ने की जो प्रायोरिटी परियोजनाएं हैं उन 5 परियोजनाओं में से सम्मिलित किया, जिसमें एक पर केन और बेतवा नदी के जोड़ने का काम प्रारंभ हो चुका है। 40,000 करोड़ रुपए लगभग या लागत से ये लिंक बन सकता है। राजस्थान की सरकार और मुखिया जी बार बार इस बात का आग्रह करते हैं कि ईआरसीपी को, जिसके लिए न तो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, न टेक्निकल क्लियरेंस है, न एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, किसी तरह की क्लियरेंस उनके पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए पहले राज्यों के बीच में सहमति होना आवश्यक है। अब उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बार बार पॉलिटिकली डिमांड करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना में 60% भारत सरकार अनुदान देती है। अगर जो है वो राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अनुमोदित हो जाए, 40% पैसा राज्य की सरकार को खर्च करना होता है। जो परियोजना हमने डिजाइन करके बना करके दी है उसमें 40,000 करोड़ रुपए में से जैसा केन बेतवा में 90% भारत सरकार ने अनुदान दिया है, वैसा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके अनुदान राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए दिलाया जा सकता है। राजस्थान को उस 40,000 करोड़ में से केवल 4,000 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। 4,000 करोड़ खर्च में से 2,000 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुका है, केवल 2,000 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। न तो परिसंपत्तियां बेचनी पड़ेगी और न ही बाकी बचे हुए 13 जिलों में से 10 जिले जहां एक बूंद भी पानी नहीं जाने वाला है उनको प्यासे मरना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान की सरकार केवल और केवल राजस्थान की सरकार जो है वो राजनीति कर रही है और राजनीति करके 13 जिलों को प्यास में से 10 जिलों को प्यासा मारने का पाप कर रही है। और 10 ही नहीं 13 के 13 जिलों को, क्योंकि मध्य प्रदेश हैविंग एग्रीड जिस तरह से राजस्थान परियोजना बना रहा है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगर ये स्टे हो गया तो निश्चित रूप से राजस्थान के ये परियोजना लंबे समय तक के लंबित हो जाएगी और इन 13 जिलों के लोगों को प्यासा मरना पड़ेगा। ये ईआरसीपी के विषय में है। इसके अतिरिक्त भी जो काम राजस्थान की सरकार को प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए, जो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। आज जयपुर में रामगढ़ बांध पे जिस तरह का अतिक्रमण है, जो है मीडिया हाउस से जिस तरह से बार बार राजस्थान पत्रिका ने लीड लेकर के उस अतिक्रमण को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए ताकि रामगढ़ में पानी की आवक बढ़े, उस दिशा में मुहिम चलाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय रामचरण जी ने, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी ने उसके लिए जो है बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। लेकिन सरकार के कान पे क्यों नहीं रेंगती? सरकार उन अतिक्रमियों के साथ में खड़ी। हाईकोर्ट द्वारा कैटेगरिकल ऑर्डर करने के बाद में भी सरकार जो है उसको उनको अतिक्रमियों को संरक्षण दे रही और केवल राजनीति के से प्रेरित होकर के इस तरह के स्टेटमेंट दे करके इन 13 जिलों के लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का पाप, कैटेगरिकल कह रहा हूं, पाप ये राजस्थान सरकार के मुखिया और सरकार कर रही है। सर, 2000 की सरकार के पास काला धन रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है? एकमात्र उपाय नहीं, बहुत सारे उपायों पे भारत सरकार ने काम किया है। मैं उन उपायों की चर्चा कभी विस्तृत रूप में आपसे करूंगा, लेकिन ये एक उपाय है और निश्चित रूप से उपाय है। ये जो अलमारियों में जिस तरह से नोट जो है योजना भवन में मिले हैं, ऐसी बहुत सारी अलमारियों से निगमे फंसे हुए नोट जो हैं बाहर निकल करके सर्कुलेशन में आ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि बैंक को करप्ट कर दिया बीजेपी ने। नहीं, वो बैंक को करप्ट करने की बात कही है, उससे आगे का स्टेटमेंट शायद आपने नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बजरी पे डिसीजन नहीं किया, इसके लिए हमारी पुलिस करप्ट हो गई और हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट पहले से ही करप्ट था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर संजीवनी अशोक गहलोत साहब की प्रायोरिटी न करके जितना समय संजीवनी पे लगाते हैं और जितने घड़ियाली आंसू संजीवनी को लेकर के वो बहाते हैं, कभी तो कहते थे मुझे पूछ के क्यों इन्वेस्टमेंट किया और अब कहते हैं कि केवल बस ये उसके लोगों को देखता हूं तो मुझे आंसू आ जाते हैं। उसके बजाय अगर वो इन विषयों पर काम करते, इन विषयों को प्रायोरिटी देकर के काम करते, राजस्थान की जनता के हितों से जुड़े हुए विषयों को सीरियसली लेते, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है उसको सीरियसली लेते, राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज पनपा है कम से कम उसको सीरियसली लेते, राजस्थान की महिलाओं की अस्मिता जिस तरह से खतरे में उसको कम से कम सीरियसली लेते, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है कम से कम उसको तो सीरियसली लेते, राजस्थान में जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था जर्जर हुई है उसको सीरियसली लेते।
किसी चीज़ को तो सीरियसली लेते जो राजस्थान की जनता से हितों से जुड़ी हुई है। और इन सब से आगे बढ़ कर के अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस दिशा में ठीक से काम किया होता तो शायद उनको आज जो है इस तरह से घूम घूम करके भाग भाग करके इस तरह से राहत शिविरों में जा करके लोगों को आहत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए साहब, हिंदुओं के पलायन की बात की गई है, जयपुर शहर के सांसद भी आपके पास बैठे हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? हालांकि रामचरण जी बोहरा साहब के विषय से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा और आगे व्यापक दृष्टिकोण से देखता हूँ। देखिए, राजस्थान में वर्तमान सरकार ने जिस तरह से तुष्टीकरण अपने वोट बैंक के लालच में किया, जिस तरह से अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए निरंतर तुष्टीकरण को खाद, पानी और हवा तीनों दिया, उसके चलते ये आज एक जहरीले वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया है। ये केवल एक किशनपोल बाजार नहीं है, राजस्थान भर में उठा करके देखिए, अनेक शहर, अनेक कस्बों, अनेक मोहल्लों में इस तरह की परिस्थितियां हैं जहां लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही राजस्थान में करौली से दंगों की आग प्रारंभ होकर के भीलवाड़ा से होते हुए जोधपुर तक पहुंचती है। ये तुष्टीकरण के संपुष्टीकरण के कारण ही राजस्थान में कन्हैयालाल का गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में खुलेआम जो है नारे लगाए जाते हैं, गला रेतने की धमकियां दी जाती है। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही राजस्थान में भगवान के मंदिरों को तोड़ा जाता है, ड्रिल मशीन से जो है शिवालयों को तोड़ा जाता है। ये तुष्टीकरण की नीति है जिसके चलते हुए भगवान पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये तुष्टीकरण की नीति है जिसके चलते राजस्थान में हिंदू त्योहारों पर 144 लगाया जाता है। ये तुष्टीकरण की नीति है जिसने राजस्थान के सामाजिक ताने बाने को क्षरण करने का काम किया है और उसके जिम्मेदार अशोक गहलोत साहब और उनकी सरकार है। उनका तर्क है कि ये बीजेपी वालों के पास कोई और मुद्दा नहीं है, यहाँ पर इतना विकास कार्य हो गया है, इस वजह से केवल हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं चुनावी वोट। मुझे लगता है कि राजस्थान में वर्तमान सरकार के पास में केवल एक मुद्दा है पिछले 4.5 साल से, वो है कुर्सी बचाने का। उनके आपस के सत्ता के संघर्ष के कारण से, उनके आपस में कुर्सी पर बैठने के खेल के चलते हुए जिस तरह के हालात हैं, और उन हालातों के बारे में अगर मैं बयान दूं, माननीय रामचरण जी बयान दें, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दें, तो शायद आप उसे राजनीति से प्रेरित टिप्पणी ऐसा कह सकते हो। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोग, उनके विधायक सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर के तुष्टीकरण तक के भी आरोप लगाते हैं, उनकी सरकार के जो है मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार कहलाते हैं, की पोजीशन पर बैठे, वो सदन में खड़े होकर के सरकार में मंत्री को भ्रष्ट होने की चुनौती देते हैं, उसको ललकारते हैं। मंत्री जो है वो हजारों लाखों लोगों की उपस्थिति में खड़े होकर के मंच से भाषण देते हैं कि वर्तमान सरकार जो है लोकतांत्रिक राजस्थान की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मुझे लगता है कि मुद्दे उनको अपने दिखाई नहीं देते, केवल उनके लिए एक मुद्दा है और वो है इस सत्ता की कुर्सी पर किस तरह से चिपके रहना, और उसके कारण से राजस्थान की जनता आज खून के आंसू रो रही है। बांधों की सुरक्षा देश में स्थित बांधों की बढ़ती हुई व्यय के कारण से बड़ी चिंता का विषय है। हमारे संविधान के अनुरूप बांध राज्यों का विषय होने के नाते, जल राज्य का विषय न होने के नाते, विभिन्न राज्यों में इस विषय को लेकर के कहीं न कहीं उदासीनता है, ऐसा अनुभव किया गया था। दुनिया में यदा कदा बांधों के टूटने या उनके परिचालन में कहीं कोई न्यूनता रह जाने के कारण से, डेफिशिएंसी के कारण से बड़ी आपदाएं उपस्थित होने के अनेक उदाहरण मिलते रहते हैं। ऐसे में भारत में, जो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा बांधों वाला देश है और निरंतर इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आवश्यकता कि हम बांधों की बढ़ती हुई व्यय और संख्या दोनों को देखते हुए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बांधों के परिचालन और सुरक्षा को लेकर के भारत में बनाएं। इसी के साथ साथ, क्योंकि भारत में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
बांध सुरक्षा को और बांधों के रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट को लेकर के दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम अपने यहाँ कर रहे थे, जहाँ हम 286 बांधों के इस तरह के परिचालन रख रखाव को लेकर के इम्प्रूवमेंट और रिहैबिलिटेशन को लेकर के काम सफलता के साथ में पूरा कर चुके हैं और 750 के लगभग बांधों पे इस दिशा में काम हमने अभी प्रारंभ किया है। एक बांध सुरक्षा कानून देश में संसद ने पारित किया और वो कानून अस्तित्व में आने के बाद को लेकर के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी राज्यों का कि सब राज्य उसमें ऑन बोर्ड आए भी और उन्होंने तय समय में अपने यहाँ इस बांध सुरक्षा को लेकर के जिस तरह के उपबंध किए गए थे उन सब को अपने यहाँ स्थापित किया है। लेकिन ये अनुभव में आया कि बांधों की सुरक्षा को लेकर के हमें कुछ तकनीकी संस्थानों को भी खड़ा करना होगा और इस क्रम में IIT रुड़की जो देश में जल के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संस्थान है उसके साथ वहाँ हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया। बेंगलुरु में इसी तरह का एक जो है सेंटर स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश का बहुत बड़ा भूभाग अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन ऐसा है और पिछले वर्षों में भूकंप से जुड़ी भी बहुत सारी घटनाएं जो है ऑब्जर्व की गई। इसी के चलते मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भूकंप के चलते बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी को लेकर के एक लैब स्थापित किया गया था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है और MNIT ने प्रपोज किया कि बांधों के भूकंप की दृष्टि से सुरक्षा को लेकर के अध्ययन के लिए केंद्र जिसे आप स्थापित करना चाहते हैं वो MNIT में प्रस्तावित किया जा सकता है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी अनुमति से मुझे प्रसन्नता है कि हमने वो केंद्र यहाँ स्थापित करने की दिशा में आज पहला कदम बढ़ाया है, एक MOU किया है। भारत सरकार पहले जो चरण में 30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर के इस इंस्टीट्यूट को यहाँ खड़ा करेगी। मैं ये मानता हूँ और मैंने विश्वास भी दिलाया है कि इस दृष्टिकोण से हम और अधिक काम को गति प्रदान कर सकें और उसकी स्केल को भी बिल्डअप कर सकें और पूरी दुनिया में जो इन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमी है उसको पूर्ति करने की उसकी आपूर्ति का केंद्र भारत बन सके। इस दृष्टिकोण से हमें इसे और अधिक बड़ा करने की आवश्यकता है और इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कहीं चुनौती नहीं बनेगी। मैंने इसको लेकर के यहाँ आश्वस्त किया है। प्रस्ताव लाने तक में ही 2 साल का समय बीत गया। मुझे लगता है प्रस्ताव लाने में नहीं लगा, 2 साल का समय नहीं लगा था। प्रस्ताव हमने कंसीव किया, आइडिया कंसीव किया, उससे लेकर के बाद में डैम सेफ्टी एक्ट बना, उसका फ्रेमवर्क बना। केवल ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव जिस दिन सोचा उसी दिन पूरा हो गया। इस बीच में बहुत लंबी यात्रा जो है वो सरकार ने जो पूरी की है। एक देश में जिस विषय को लेकर के मैं बहुत स्पष्टता के साथ में कहूँगा कि इस विषय पर चर्चा देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद में नहीं बनने शुरू हुई थी। 1982 में मच्छू बांध टूटने के साथ में शुरू हुई थी। 40 साल तक लोग सोते रहे। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनने के बाद में केवल 2-2.5 साल के कालखंड में कानून भी बना है, इम्प्लीमेंट भी हुआ है, राज्यों में भी उस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है और उसको लेकर के इस तरह के सेंटर्स भी प्रारंभ हो गए। इस सेंटर पर ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, ऐसा किसी भी सेंटर, इस तरह के नेशनल इम्पॉर्टेंस के सेंटर के उद्विकास की अपनी एक गति होती है, क्योंकि यहाँ पहले से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना है, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की आवश्यकता है। हमने उसका पूरा रोड मैप तय किया है कि हम बहुत तेज गति के साथ में काम करते हुए उसको पूरा कर सकें। चलिए, सर, ये योजना भवन के अंदर जो कैश मिला और अधिकारी को जो उसके पास स्टोर कीपर का चार्ज है उस पर पूरा केस बनाया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि स्टोर कीपर इतना बड़ा धन जो है वो संग्रह करके रख सकता है? नहीं, प्रश्न अगर वो स्टोर कीपर है तो यहाँ राजस्थान की जनता का 7.5 करोड़ लोगों का प्रश्न यह है कि वो स्टोर कीपर किसके धन को स्टोर कीपिंग कर रहा था और कहाँ कर रहा था और कितना कर रहा था, कितना धन वहाँ से बरामद किया गया। बहुत सारे प्रश्न राजस्थान की जनता के दिमाग में घूम रहे हैं और मैं उन्हीं की तरफ से आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि इसका खुलासा निश्चित रूप से होना चाहिए कि कौन कौन लोग इनमें इन्वॉल्व थे, कितने वर्षों से इस दिशा में जो लोग बैठे हैं वो लोग इस दिशा में क्या काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे।
इसके अतिरिक्त भी जो है कहाँ कहाँ इस तरह की काली कमाई का धन छिपाया गया था। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है, जिसने भ्रष्टाचार के सारे बेंचमार्क्स को तोड़ दिया है। अब उनकी जो है अधिकारियों और नेताओं की तिजोरियां तो जो या उनके घरों की तिजोरियों से तो इस तरह के कैश मिलना और सोना मिलना होता ही था। अब तो सचिवालय में और सरकार के कार्यालयों में इस तरह से सोना और नकदी मिलने लगा है। तो अब राजस्थान की जनता निश्चित रूप से इस दिशा में संपूर्ण खुलासा हो इसकी जानकारी चाहती है। जब पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक की रिपीटेड घटनाओं के बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार ये कहा कि इसमें न कोई अधिकारी लिप्त है न कोई राजनेता लिप्त है, और अंततः एक कदम आगे बढ़ते जनता के दबाव से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार सड़क और सदन पर घेरने के बाद में जिस तरह से एक कदम आगे बढ़ाया, उसमें वहाँ से लेकर के आरपीएससी तक तो काला जो है कारनामे उजागर हो गए। लेकिन उससे आगे भी सरकार अगर जांच और करती तो शायद उससे आगे भी ऊपर के बहुत सारे लोग जो सफ़ेद कुर्ते पहन करके सत्ता के सिंहासन पर बैठे वो लोग भी शायद बेनकाब हो जाते। आज ये जो कैश सीज हुआ है, इस घटना की भी अगर व्यापक स्तर पर जांच होगी तो शायद कई काले कौवे इसमें नजर आएंगे। सीएम जब इस तरह की बातें उनसे प्रश्न किए जाते हैं तो बात को संजीवनी तक ले जाते हैं, संजीवनी मामले। मुझे लगता है कि वो एकमात्र उनके लिए संजीवनी जैसा है। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ। 2019 में जब संजीवनी के इन्वेस्टर्स उनको पहली बार मिले थे तब उन्होंने कहा था कि मुझसे पूछ करके निवेश किया था, और अब वो कहते हैं कि संजीवनी के लोग जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये केवल एकमात्र ऐसी सोसाइटी नहीं थी। राजस्थान में सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फेल हुई, जो सिंक हुई, वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। 20 लाख निवेशक हैं, और जैसा मैंने समाचार पत्रों में और एसओजी की ब्रीफिंग्स में मीडिया के माध्यम से जाना है कि उसमें 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने उनसे प्रश्न किया कि उन 20 लाख लोगों के आंसू आपको नहीं दिखाई दिए? और दूसरा, जिस दिशा में जांच जारी है, क्योंकि भारत सरकार ने इस तरह के विषयों की जांच के लिए संसद ने कानून पारित किया है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कानून जो है वो एग्जिस्टेंस में है। उस कानून के उपबंधों के अनुसार कोई भी केस उस कानून के तहत दर्ज होने के बाद में उसकी जांच, इफ इट इज ए मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट, तो उसकी जांच केवल सीबीआई के माध्यम से ही हो सकती है। और सीबीआई को जांच देने के इस उपबंध के चलते मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों दे चुके हैं। अब जब यहाँ जांच होगी, जो सीबीआई को देने के लिए राजस्थान सरकार कोर्ट में भी प्रतिरोध कर रहा है, जब इन्वेस्टर्स का फोरम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ तो राजस्थान ने उसको अपोज किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जांच पूरी हो जाएगी और न्यायालय इस पर विचारण करेगा, तब अभियुक्त जो हैं वो ये तर्क अभियुक्तों की तरफ से दिया जाएगा कि जो जांच करने की सक्षम एजेंसी है उसके द्वारा जांच नहीं की गई, और इसके चलते अगर अभियुक्त छूट जाएंगे तो उनको बचाने का, अभियुक्तों को बचाने का षड्यंत्र और निवेशकों को डुबाने का षड्यंत्र वो करने के जिम्मेदार स्पष्ट रूप से अशोक गहलोत साहब और उनकी सरकार होंगी। जयपुर शहर में किसान